बचाओ, हमें बचाओ। मीरा के कानों में उन लड़कियों की चीख गूंज रही थी जिनकी आत्माएं वत्सल बाबा के हवन से परेशान थी। मीरा ना ही उनकी आवाज को रोक पा रही थी और ना ही खुद को उन आवाजों से बचा पा रही थी। वो अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, इससे पहले वत्सल बाबा अपने काम को अंजाम दे, मारे को जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। मीरा की इन बातों को सुनकर अम्बा कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हारे लिए थारे को यूं उस बाबा के सामने एक बार फिर से छोड़ना आसान ना है। पहले भी तूने उसकी शक्तियों को अकेले झेला है। मारे होते हुए अब ऐसा ना होगा। मैं जाऊंगी उस महल में, मैं पता लगाऊंगी उस महल का राज और मैं ही उस वत्सल बाबा का सामना करूंगी। अम्बा ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मीरा को वत्सल बाबा के सामने अकेले छोड़ने का मतलब था उसकी जान को खतरे में डालना, और अम्बा ये होते हुए नहीं देख सकती थी। वो मीरा को रोकने का हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन तभी तंत्रा बीच में बोली, अम्बा, ये वक्त जज्बाती होने का ना है। जो शक्तियां तूने हंसली के जरिए मीरा को दी थी वो उसकी ताकत का काम करेंगी। अगर तू भी वहां चली गई तो इस बार बाबा तुझे नहीं छोड़ेगा। तू भरोसा रख, मैं मीरा को पूरी तैयारी के साथ भेजूंगी। उस महल का राज अगर पता लगाना है तो मीरा को ही वहां जाना होगा। तंत्रा की बातों ने सबके चेहरे पर सवालों की लकीरें खड़ी कर दी थी। उनके हाव भाव देखकर तंत्रा बोली, मीरा, तुझे वत्सल बाबा के हवन में बाधा का काम करना होगा। अगर तू ऐसा करने में कामयाब हो गई तो राजा वीर सिंह के महल में तेरे कदम पड़ना ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे जंगल तक पहुंचना होगा। तंत्रा की बात मानते ही मीरा और अनुभव ने रात में ही जंगल में पहुंचने की तैयारी कर ली, जहां वत्सल बाबा अपने हवन से हर तरफ विनाश लाना चाहता था। अभी तंत्रा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसके हाथों में रखी मीरा की हंसली चमकने लगी। ये देखकर मीरा ने अनुभव का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो वो उसे एक बार फिर इशारा कर रही हो और तंत्रा के लिए आगाह कर रही हो। यूं हंसली चमकने कैसे लगी? मीरा ने तंत्रा की ओर देखते हुए पूछा। उसके सवाल सुनते ही तंत्रा ने अम्बा की ओर देखा और बोली, तूने इसे अभी तक हमारे बारे में ना बताया? इससे पहले अम्बा उसकी बातों का कुछ जवाब दे पाती, तंत्रा ने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ एक अंधेरे कक्ष में ले गई। सबसे पहले मीरा के कदम उस कक्ष में पड़े। उसने अपने चारों ओर जब नजरें दौड़ाई तो हर तरफ उसे भिन्न भिन्न आकार के पत्थर पड़े हुए मिले, जिन्हें देखकर मीरा कुछ समझ नहीं पा रही थी। आप म्हारे को इस खंडर में क्यों लाई हो? यहाँ तो सारे पत्थर। अभी मीरा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तंत्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपने कदम उस कक्ष की ओर बढ़ाए। जैसे ही अम्बा के कदम उस कक्ष में पड़े, इन अलग अलग आकारों वाले पत्थरों में चमक आ गई और मीरा की नजरों ने हर उस पत्थर को चमकते हुए देखा जिसे वो अभी तक खंडर कह रही थी। वो तंत्रा की ओर देखते हुए बोली, इतने सारे जेवर? मीरा की आंखों में उसकी मासूमियत साफ दिख रही थी। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि आज तक उसने कभी इतने सारे आभूषणों को एक साथ नहीं देखा था। इतने जेवर तो हमारी शादी में भी देखने को ना मिले थे। इतना कहते ही मीरा की आंखें भर आई। तंत्रा ने उसकी ओर देखा और बोली, तुझे जो पसंद हो तू रख ले, मौसी हूं, तोहफे तो दे ही सकती हूँ। अभी तंत्रा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मीरा की नजर एक हरे रत्न वाली अंगूठी पर पड़ी, जो सभी गहनों में सबसे अलग दिख रही थी। जैसे ही उसने उस अंगूठी को अपने हाथ में लिया, उसकी चमक एक ही पल में खत्म हो गई और उसने एक पत्थर की शक्ल ले ली। यो की मजाक है? मीरा ने अंगूठी को हर तरफ से देखते हुए कहा। मजाक ना है। जैसे तेरी ये हंसली तेरे पैरों में आकर जादू दिखाती है, वैसे माहरे ये गहने माहरे हाथों में आकर जादू दिखाते हैं। इतना कहते ही उसने मीरा के हाथों से अंगूठी ले ली। तंत्रा के हाथों में आते ही अंगूठी एक बार फिर चमकने लगी। तंत्रा ने तुरंत उसे एक बड़े से मटके में डाला और उसके बाद मीरा की हंसली को भी उस मटके में डाल दिया। अभी दोनों आभूषण मटके में गिरे ही थे कि अचानक उस मटके से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और एक विचित्र रंगीन प्रकाश निकलना शुरू हुआ।
ये देखते ही मीरा चौंक गई और बोली, यो कैसी रोशनी है? अभी उसने सवाल किया ही था कि अचानक उस जादुई मटके ने उसकी हंसली को बाहर की ओर फेंक दिया। मीरा ने जैसे ही अपनी हंसली की ओर देखा, वो गुस्से से बोली, यो तो पत्थर बन गई, क्या कर रही हो आप? लेकिन तंत्रा ने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और अचानक मटके से खुद ब खुद हरे रत्न की अंगूठी हवा में चमकती हुई ऊपर की ओर आई। तंत्रा ने उसे अपने हाथों में लिया और चारों ओर उस पर अपनी उंगलियां फैलाते हुए मीरा को सौंप दिया। अब ये हंसली तेरे किसी काम की ना है, तेरा साथ अब ये अंगूठी देगी, तेरी शक्तियों को अब ये संभालेगी। बस तू इतना ध्यान रखना कि कभी भी ये तुझसे अलग नहीं होनी चाहिए। इतना कहते ही उसने मीरा के हाथों से उसकी हंसली ले ली और उसे बाकी आभूषणों के बीच कहीं फेंक दिया, जहां उसकी चमक बाकी आभूषणों के बीच छिप गई। दोनों उस कक्ष से बाहर आए, जहां तंत्रा ने उसे बताया, इस अंगूठी के बारे में किसी को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तू नहीं चाहेगी। और हाँ, याद रखना, जितना समय तू इसको खुद को समझने में देगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। तंत्रा की बातों ने मीरा को असमंजस में डाल दिया। उसने तंत्रा से सवाल किया, लेकिन अंगूठी इंसान थोड़ी है, उसे मारे को समझने की क्या जरूरत? इंसान नहीं, इंसानों से बहुत आगे है। ये अगर किसी सही हाथ में है तो उसको आबाद कर देगी, लेकिन गलत हाथों में सिर्फ विनाश का कारण बनेगी। ये अंगूठी तेरे शरीर का एक हिस्सा है, इसे समझ, और हाँ, बिना समझे कुछ भी मत करना। तंत्रा ने सिर्फ मीरा की बातों का जवाब ही नहीं दिया था, बल्कि उसे एक ऐसा राज बता दिया था जिससे वो अभी तक अनजान थी। वो सोचने लगी, अगर अंगूठी को समय देने की बात है तो मैंने अपनी हंसली को बिल्कुल समय ना दिया। मारा तो परिचय भी ना हुआ था उससे, तभी शायद वो मारे ज्यादा काम ना आ सकी। जहां एक ओर मीरा को एक नया आभूषण मिल गया था, वहीं दूसरी ओर वत्सल बाबा अभी भी उस हवन को अंजाम दे रहा था, जिसकी भनक मीरा को पड़ चुकी थी। वत्सल बाबा की आहुतियों से अचानक सभी जानवर अपनी अपनी गुफाओं से बाहर आ गए और धीरे धीरे उनके कदम उस ओर बढ़ने लगे जहां वत्सल बाबा अपने हवन से विनाश को दावत देने वाला था। उनके कदमों से जंगल में चारों ओर धूल फैलने लगी और अचानक हवन कुंड के पास आकर उन्होंने एक विचित्र घेरा बना लिया और बाबा के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए, मानो ये सभी जानवर उसके गुलाम बनने के लिए तैयार थे। अभी वो इन सभी जानवरों को अपनी आहुतियों से वशीभूत करने ही वाला था कि अचानक उसकी ओर आग की एक बड़ी सी लपट आई, जिसने वत्सल बाबा के कार्य में बाधा का काम किया। वो समझ चुका था कि जंगल में कोई अनजानी शक्ति मौजूद थी। वो चिल्लाते हुए बोला, कौन है जिसने मेरे कार्य में बाधा डालने की कोशिश की? उसने जैसे ही अपना सवाल खत्म किया, उसे अचानक अपने आसपास के पेड़ों में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और कमंडल से कुछ पानी उन पेड़ों की ओर छिड़का। पानी के छींटे हवा के सहारे जैसे ही उन पेड़ों पर पड़े, उन घने पेड़ों के पत्ते झड़कर जमीन पर गिर गए और उन डालियों पे बैठी थी मीरा, जो वत्सल बाबा के हवन से उन लड़कियों को बचाने आई थी, जिनकी आत्माएं बाबा के हवन से परेशान थी। मीरा के आते ही उन बच्चियों की आत्माओं को एक ऐसा साधन मिल गया था जिसके जरिए वो बाबा को सजा दे सकती थी। मीरा को देखते ही वत्सल बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जिस हंसली को ढूंढते ढूंढते उसने इस हवन की शुरुआत की थी, अब वो खुद उसके सामने चलकर आई थी। वत्सल बाबा ने मीरा को देखते ही उसकी ओर अपना मंत्र फूंका, जिससे मीरा जमीन की ओर गिरने लगी। लेकिन इससे पहले उसका शरीर जमीन को छू पाता, अचानक जमीन पर ढेर सारे पत्ते इकट्ठा हो गए। वहां खड़े जानवर आत्माओं की उपस्थिति से इधर उधर भागने लगे। ये देखकर वत्सल बाबा चकित रह गया। उसके मन में सवाल आया, आखिर इस लड़की के आने से ये जानवर क्यों भाग रहे हैं? उसने मीरा की ओर देखते हुए कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो समय रहते मुझे वो हंसली दे दे। वत्सल बाबा की बातों का मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक किसी शक्ति ने वत्सल बाबा को पीछे की ओर धकेल दिया।
जिसके बाद उसका शरीर जमीन से घसीटता हुआ पेड़ से टकराया। इससे पहले वत्सल बाबा खुद को संभाल पाता, उसके आसपास एक विचित्र चक्रव्यूह बनना शुरू हो गया, जिसने उसे चारों तरफ से बांध दिया था। मीरा के आ जाने से उन रोती हुई आत्माओं को एक ऐसी ऊर्जा मिल गई थी जो वत्सल बाबा के हवन से कहीं गुम हो गई थी। खुद को इस विचित्र चक्रव्यूह से अलग करते करते वत्सल बाबा को समझ आ गया था कि उसकी लड़ाई किसी मामूली शक्ति से नहीं थी। उसने हर संभव प्रयास किया, खुद को चक्रव्यूह से अलग करना चाहा, लेकिन उसका हर प्रयास इन शक्तियों के सामने विफल होता हुआ नजर आ रहा था। अचानक उसकी नजर हवन की अग्नि पर जैसे ही पड़ी, उसे मीरा के सामने कुछ विचित्र आकृतियां दिखती हुई नजर आई। अपने मंत्रों की मदद से जब उसने ध्यान से एक बार फिर उन आकृतियों को देखा, तब उसे उन लड़कियों की आत्माएं साफ साफ नजर आने लगी जो मीरा की मदद कर रही थी। ये देखकर वत्सल बाबा जोर से चिल्लाया, तुम्हें लगता है तुम इनके जरिए मुझसे जीत पाओगी? अरे भूल कैसे गई, तुम्हारी आहुतियों ने ही मुझे ये शक्तियां दी है। इतना कहते ही उसने अपने एक ही झटके से खुद को चक्रव्यूह से अलग किया और अपने मंत्रों से उन सभी आत्माओं को अपने कमंडल में बंद कर दिया जो मीरा के इर्द गिर्द घूम रही थी। आत्माओं के यूं अचानक चले जाने से मीरा जमीन पर गिर गई। उसके जमीन पर गिरते ही अनुभव दौड़ता हुआ उसके पास आया, जिसे मीरा ने छिपे रहने को कहा था। अनुभव को मीरा के सामने यूं परेशान देखते हुए वत्सल बाबा बोला, मुझे लगा इसके धोखे के बाद तूने इसे छोड़ दिया होगा, लेकिन तुझे तो इसने अपना गुलाम बना दिया। वत्सल बाबा की बात सुनकर अनुभव ने जैसे ही उसकी ओर देखा, वत्सल बाबा ने अपनी शक्तियों से उसे दूर की ओर फेंक दिया और अपनी आक्रोशित आवाज में बोला, तुझे लगा मैं तुझे छोड़ दूंगा? तूने मुझे पीठ दिखाई थी अनुभव, मैं कुछ नहीं भूलता। इससे पहले अनुभव खुद को संभाल पाता, वत्सल बाबा ने जमीन पर मूर्छित पड़ी मीरा को अपने मंत्रों से हवाओं में बांध दिया और हंसते हुए बोला, जिनको तू अपनी सहेलियां बनाकर अभी तक मेरे साथ खेल खेल रही थी, वो अब मेरे कब्जे में है। तेरे लिए सही यही होगा कि अपनी हंसली मुझे दे दे। वत्सल बाबा की धमकियां सुनकर मीरा ने जवाब दिया, अगर मेरे पास वो हंसली होती तो तू अभी तक यहाँ यूं खड़ा ना होता। वत्सल बाबा ये बात अच्छी तरह जानता था कि मीरा की बातों में सच्चाई थी, लेकिन अपने शक को वो इस तरह मिटा भी नहीं सकता था। उसने हवाओं के उस बंधन को और पक्का करते हुए मीरा की ओर देखा और गुस्से से बोला, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तेरे पास हंसली है तो मुझे सौंप दे, वरना। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, मीरा गुस्से में बोली, वरना तू मेरी बलि भी उन मासूम बच्चियों की तरह ले लेगा जिनकी आत्माएं अब तेरे कब्जे में है। मीरा की बात सुनकर वत्सल बाबा ने उसे झटके से हवाओं की उस जंजीर से अलग कर दिया, जिसके कारण मीरा का शरीर टूटने लगा और वो जोर से करहाने लगी। उसे करहाते हुआ देखकर अनुभव खुद को संभालते हुए उसके पास आया। इससे पहले वो कुछ कर पाता, वत्सल बाबा ने उन दोनों को बंदी बना दिया और राजा वीर सिंह के महल की ओर ले गया, जहां एक ओर तंत्रा की दी हुई अंगूठी से मीरा के पास उसकी शक्तियां मौजूद थी, वहीं दूसरी ओर तंत्रा ने अनुभव के गले में एक ऐसा ताबीज बांधा था जिसके जरिए उसे उनकी पल पल की खबर मिल रही थी। घाटीपुर से दूर तंत्र नगर में रह रही तंत्रा को पता चल गया था कि मीरा और अनुभव अब राजा वीर सिंह के महल की ओर बढ़ गए थे। उसने जैसे इस खबर के बारे में अंबा को बताया, अंबा परेशान होकर बोली, कहीं मारे कारण मारे बच्चे किसी बड़ी मुसीबत में तो ना पड़ जाएंगे ना। अंबा की बात सुनकर तंत्रा ने उसे समझाते हुए बोला, तू चिंता मत कर, मीरा को अभी अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। तंत्रा की बात कहीं ना कहीं सही थी। मीरा के लिए उसकी शक्तियां बहुत नई थी, जिन्हें समझने की कोशिश में ही उसने हर बार वत्सल बाबा का सामना किया था, और अब खुद की शक्तियों को अपनी अंगूठी में छिपाते हुए वो राजा वीर सिंह के महल में पहुंच गई थी।
राजा वीर सिंह के सामने मीरा और अनुभव को पेश करते हुए वत्सल बाबा जोर से बोला, बहुत चालाकी दिखा ली इन दोनों ने। अब समय आ गया है इनको इनकी सही जगह दिखाने का। वत्सल बाबा की आवाज ने राजा वीर सिंह को जगा दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस मीरा को उसने एक समझौते के लिए जाने दिया था, आज वो उसकी चौखट पर किस कारण आई थी। उसने मीरा की ओर गुस्से से देखा। उसे देखकर ही मीरा समझ गई कि राजा वीर सिंह से समझौते की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती। उसकी आंखों में आक्रोश को देखकर वो सहम गई और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मारे को अपने महल में रहने दो। खुद के सामने मीरा को यूं हताश देखकर राजा वीर सिंह ने आवाज तेज करते हुए कहा, तू ही इस महल को पीठ दिखाकर भागी थी। तेरी जगह इस महल में है, लेकिन कारागार में। राजा वीर सिंह का जवाब सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजा वीर सिंह के सामने झुककर एक बार फिर उससे गुजारिश की, लेकिन राजा वीर सिंह के तेवर वत्सल बाबा के सामने कुछ अलग ही नजर आ रहे थे, जिसे अनुभव की आंखें साफ साफ देख पा रही थी। मीरा को राजा के सामने यूं गिड़गिड़ाता हुआ देखकर जहां एक ओर अनुभव खुद के जज्बात काबू नहीं कर पा रहा था, वहीं दूसरी ओर राजा वीर सिंह के तेवर देखकर उसे नजरअंदाज कर पाना अनुभव के लिए मुश्किल हो रहा था। अभी उसने अपनी चुप्पी साधी हुई थी कि अचानक उसके कंधे में जोरदार हाथ की थपकी लगी, जो राजा वीर सिंह की थी। उसने जैसे ही राजा वीर सिंह की आंखों में देखा, राजा वीर सिंह उसकी ओर घूर कर देख रहा था। अनुभव को देखकर वो मीरा से बोला, और तूने इसके साथ इस महल में आने के बारे में सोचा? आखिर किस काम का है ये? मैं तो इस चेहरे को भी भुला देना चाहता हूँ। इतना कहते ही राजा वीर सिंह मीरा की ओर बढ़ा। मीरा इतना तो जान चुकी थी कि वत्सल बाबा के सामने राजा वीर सिंह को समझा पाना मुश्किल था, और वत्सल बाबा अभी भी अपनी गिरफ्त में ली हुई आत्माओं से उभर नहीं पाया था। अचानक उसके कमंडल में एक विचित्र सी हलचल शुरू हो गई थी, जिसे शांत करने के लिए वत्सल बाबा वहां से चला गया। आत्माओं को खुद की गिरफ्त में लेने के कारण उसने पूरी तरह उस हवन को भुला दिया था, जिसकी आग अभी भी जंगल में धू धू कर जल रही थी। उसमें दी हुई आहुतियां अभी भी शांत नहीं हुई थी। क्या ये हवन की अग्नि किसी नई मुसीबत का संकेत लेकर आएंगी? क्या राजा वीर सिंह के महल से मीरा और अनुभव अंबा के राज का पता लगा पाएंगे? मीरा? तंत्र नगर में अंबा की आंखों ने अभी कुछ पल की झपकी ली ही थी कि अचानक एक बुरे सपने के कारण उसकी नींद खुल गई और वो चिल्लाकर अपनी जगह से उठ गई। उसकी आवाज सुनते ही तंत्रा उसकी तरफ भाग कर आई और उसे संभालते हुए बोली, क्या कोई बुरा सपना देखा? बोल। लेकिन तंत्रा के किसी भी सवाल का जवाब अंबा दे नहीं पा रही थी। उसकी सांसें बड़ी हुई थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। तंत्रा ने उसे पानी दिया और उसके माथे पे हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुल गई और उसने हवाओं को चिल्लाते हुए आदेश दिया, मुझे इसके बारे में सब जानना है। उसका आदेश पाते ही तंत्र नगर की हवाएं एक ऐसी खबर लेने निकल पड़ी। घाटीपुर के जंगल में अभी भी वत्सल बाबा के हवन की आहुतियां जल रही थी, जिससे खुद हवा को भी घुटन हो जाए। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। हर तरफ हवन का धुआं फैला हुआ था और इस धुएं के बीच में एक ऐसी आकृति नजर आ रही थी, जिसे देखने के लिए खुद हवाओं को संघर्ष करना पड़ रहा था। इससे पहले कि वो तंत्रा के आदेश का पालन कर पाती, वो कहीं गायब हो गई थी। तंत्रा को अंदेशा हो गया था कि उसकी खबर अब हवाओं तक नहीं पहुंचेगी। इससे पहले वो कुछ और रास्ता निकाल पाती, उसे अचानक अनुभव की ओर से संकेत मिलने लगे। जो ताबीज उसने अनुभव को उसके पल पल की खबर लेने के लिए पहनाया था, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। घाटीपुर में बैठा अनुभव मीरा को राजा वीर सिंह के सामने देख रहा था।
वत्सल बाबा ने जैसे ही अपने कदम महल से बाहर की ओर रखे, राजा वीर सिंह ने मीरा से हंसली के बारे में सवाल करना शुरू किया। आखिर उस हंसली को वो भी पाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि हंसली को पाने के लिए उसे मीरा का विश्वास जीतना होगा, और विश्वास जीतने के लिए अनुभव का वहां से जाना बहुत जरूरी था। उसने मीरा की ओर झुकते हुए कहा, अगर महल में आना ही था तो अकेले भी आ सकती थी। इस लड़के को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी? राजा वीर सिंह के शब्दों की चालाकी को मीरा समझ नहीं पाई, लेकिन वो राजा वीर सिंह के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने अनुभव की ओर देखा और बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया, अगर अनुभव ना होता तो हमारे लिए यहाँ तक आना बहुत मुश्किल हो जाता। मीरा के चेहरे पर जैसे ही राजा वीर सिंह की नजर पड़ी, मीरा ने अपनी आंखें झुका ली। ये देखकर राजा वीर सिंह को अनुभव के ऊपर गुस्सा आया और वो बोला, अब तेरी तो जरूरत पूरी हो गई, लेकिन इस महल को एक नौकर की जरूरत है। इसके होने से महल को नया नौकर भी मिल जाएगा और तेरी जरूरतें भी पूरी हो जाएगी। तुझे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी तूने बताया कि ये सिर्फ एक जरूरत है। राजा वीर सिंह अनुभव को बेइज्जत करके अपने अहंकार की तुष्टि करना चाहता था, इसलिए उसने मीरा से सवाल नहीं किया, बल्कि उसे अपने राजा होने का एक ऐसा प्रमाण दिया जिसका इंतजार मीरा खुद कर रही थी। लेकिन राजा वीर सिंह के इस कदम से मीरा अनुभव के लिए दुखी हो रही थी। वो अनुभव की आंखों में देखते हुए सोचने लगी, तुम्हारे को माफ करना अनुभव, थारे लिए मैं कुछ ना कर सकी और तुम्हारे लिए एक बार फिर इस दलदल में आने के लिए राजी हो गया। अनुभव मीरा की आंखें पढ़ पा रहा था। वो जानता था कि जो मीरा खुद की फिक्र करे बिना सबसे लड़ जाती थी, वो मीरा कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने राजा वीर सिंह की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो कैसे भी करके अंबा के उस राज का पता जल्द से जल्द लगाना चाहता था, जिसके लिए उसने मीरा के साथ घाटीपुर में कदम रखा था। राजा वीर सिंह ने अनुभव की ओर चिल्लाते हुए कहा, इस महल में नौकर अपने मालिक की आंखों में नहीं देखते, उनके सामने झुके रहते हैं। तो सिर्फ मेरे पैर की जूती है, जितना जमीन पर रहेगा उतना सही होगा। राजा वीर सिंह की बातें सुनकर अनुभव ने एक आखिरी बार मीरा की ओर देखा और फिर अपनी नजरें झुका ली। लेकिन राजा वीर सिंह के तीर जैसे शब्द मीरा की आंखों में आंसू ले आए। सेवक की पदवी मिलने से न सिर्फ अनुभव की पोशाक बदली थी, बल्कि उसके रहने सोने की जगह, खाना खाने का समय सब बदल गया था। जहां एक और अनुभव को खुद का सेवक बनाकर राजा वीर सिंह ने अपने रास्ते का एक कांटा निकाल लिया था, वहीं दूसरी ओर अभी भी उसे मीरा का विश्वास जीतना महंगा पड़ रहा था, क्योंकि उसके सामने था वत्सल बाबा। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि वत्सल बाबा के होते हुए मीरा की हंसली को खुद के कब्जे में करना आसान नहीं था। इसलिए वो बार बार मीरा की नजरों के सामने खुद को बेगुनाह ठहरा रहा था। वो तो मैं वत्सल बाबा के डर के कारण तुझे ढूंढ रहा था। मैं जानता था कि तू इस महल में जरूर आएगी। आखिर ये महल, यहाँ के लोग और मैं भी तो तेरा ही हूँ। अभी उसने अपनी बातें मीरा से की ही थी कि मीरा को उसके मंसूबे साफ साफ नजर आने लगे। उसने राजा वीर सिंह से कहा, मैं जानू हूँ उस बाबा को और उसकी शक्तियां भी जानू हूँ, इसलिए तो अपनी हंसली ढूंढने थारे पास आ गई, क्योंकि मारी हंसली अगर कोई ढूंढ सकता है तो वो तू है। मीरा की बात सुनकर राजा वीर सिंह समझ गया था कि मीरा के पास उसकी हंसली नहीं थी, लेकिन मीरा की खूबसूरती के आगे वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। इसलिए वो मीरा को लेकर काफी उत्साहित था। उसने मीरा के लौट आने की खुशी में एक सभा बुलाई थी, जिसमें सिर्फ उसके खास लोग ही मौजूद थे। मीरा को जहां एक और जड़ी गोटे वाले चमकदार लहंगे पहनाकर तैयार किया जा रहा था, वहीं अनुभव को उसके आसपास रहने की भी इजाजत नहीं थी। राजा वीर सिंह अनुभव के कारण अपने इस शुभ काम में बाधा नहीं डालना चाहता था। चारों ओर जश्न का माहौल था और इस जश्न में राजा वीर सिंह के ऐसे खास मेहमान आए थे जिन्हें मीरा ने कभी नहीं देखा था। लेकिन तभी मीरा के सामने एक औरत के कदम धीरे धीरे बढ़े, जिसकी उम्र तो मीरा के बराबर ही थी,
लेकिन उसके तेवर किसी महारानी से कम नहीं थे। सुंदर सजीले आभूषण, चमकदार रेशमी लिबास पहने वो जैसे ही मीरा के सामने आई, मीरा का दिल उसे देखकर कुछ पल के लिए बैठ गया। होठों में मुस्कुराहट और आंखों में शरारत लिए उसने मीरा के सामने हाथ जोड़कर कहा, परिवार में स्वागत है आपका। भाभी, सुना है हमारे भैया को बड़े नाच नचाए आपने। इस नए चेहरे को मीरा पहली बार देख रही थी, लेकिन उसकी बातों से वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो थी कौन। अपनी बात खत्म करते ही वो औरत वहां से चली गई। उसके जाते ही मीरा ने राजा वीर सिंह से सवाल किया, वो औरत कौन थी? वो मेरी बहन है, चंदा। बहुत समय बाद महल में लौटी है, उसने मीरा की बात का जवाब दिया। जहां एक ओर चंदा की बातों ने मीरा को सोचने पर विवश कर दिया था, वहीं दूसरी ओर अनुभव महल में अंबा का वो राज पता करने की कोशिश कर रहा था, जिसके सुराग अभी तक उसके हाथ नहीं लगे थे। जश्न में सबसे खुद को बचाते हुए अनुभव महल के एक अंधेरे कमरे में जाकर तिजोरियां खाली करने की फिराक में था। उसने धीरे से तिजोरियों का ताला अपनी छुरी की मदद से खोला और एक एक करके लकड़ी के छोटे छोटे बक्से निकालने लगा। अभी उसने पूरी छानबीन की भी नहीं थी कि अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज आई और वो उस अंधेरे कमरे में छिप गया। अचानक किसी अनजान व्यक्ति ने उस कमरे में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कमर तक लंबी चोटी और भारी गहने पहने हुए इस औरत ने अपने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था। उसने जैसे ही तिजोरी को यूं खुला देखा तो धीरे से बोली, तिजोरी खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है, जो मेरे पास है। अगर बचना चाहते हो तो अभी बाहर निकल आओ। उस औरत की बात सुनकर अनुभव घबरा गया। आखिर उसकी चोरी अब पकड़ी गई थी। अगर वो बाहर नहीं आता तो उसके कारण मीरा भी मुसीबत में पड़ जाती। इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो अंधेरे कमरे से बाहर की ओर आया। उसे देखते ही उस औरत ने अपने चेहरे से नकाब हटा लिया। इन तिजोरियों की चाबियां मेरे पास रहती हैं। इस नाते मैं इनकी मालकिन हुई। तो बताओ, क्या ढूंढ रहे थे तुम? उसने अनुभव की ओर घूरते हुए पूछा। खुद को उस औरत के सवाल से बचाते हुए अनुभव ने नजरें झुकाकर कहा, मैं तो राजा जी के आदेश का पालन कर रहा था। देख रहा था कि कहीं कुछ खुला ना रह जाए। इससे पहले अनुभव और झूठ बोल पाता, उसके सामने खड़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, झूठ बोलना नहीं जानते और जो काम जानते नहीं उसे करने के लिए क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? सच सच बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे थे? अनुभव समझ गया था कि उसका झूठ अब पकड़ा गया था, लेकिन वो अपने सच के कारण मीरा को मुसीबत में नहीं डाल सकता था। उसने उस औरत की ओर देखते हुए कहा, मैं राजा जी का सेवक हूँ और मैं यहाँ। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, वो औरत बीच में बोल पड़ी, और तुम यहाँ चोरी करने आए थे, यही ना? अनुभव ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अब वो औरत मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारी आखिरी गलती समझकर माफ कर रही हूँ। आगे से याद रखना, मुझे गलतियां दोहराने वाले लोग पसंद नहीं है। अब जाओ यहाँ से। उसका आदेश पाते ही अनुभव ने अपने कुछ कदम आगे की ओर बढ़ाए और फिर पीछे की ओर मुड़कर बोला, अगर चाबी आपकी है, तिजोरी आपकी है, तो चेहरे पर नकाब डालकर आने की कोई वजह है? अनुभव की बात सुनकर वो औरत मुस्कुराई और बोली, लगता है महल में नए आए हो, वरना अपने राजा जी की बहन को भी पहचान ही जाते और तुम्हारे सवाल भी काबू में रहते। मेरा नाम चंदा है और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो निकलो। चंदा की बात सुनते ही अनुभव लगभग दौड़ते वहां से निकल गया। जहां एक ओर वो महल का राज पता लगाने में अभी भी बहुत पीछे था, वहीं दूसरी ओर तंत्रा अभी भी उस खबर का पता लगाना चाह रही थी जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। इस बार उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्तियों से उस आकृति के पीछे का राज जानने की कोशिश की। वत्सल बाबा के हवन की अग्नि ने जंगल के बीचों बीच ऐसे अजीबोगरीब जीवों को उत्पन्न कर दिया था
जिससे वो खुद अनजान था। सन्नाटे में पूरी खामोशी के साथ ये जीव धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गए थे और इन्हें देखने के लिए आंखें किसी काम की नहीं थी, क्योंकि खुली आंखों से इन्हें देख पाना नामुमकिन था। अपने ध्यान से जैसे ही तंत्रा ने घाटीपुर के जंगल में इन जीवों को फैलता हुआ देखा, वो घबरा गई। उसने अपनी आंखें खोली और अंबा से बोली, बरसों बाद मैंने कुछ इतनी विचित्र चीज देखी है। जिस हिसाब से ये फैली है, उससे इनकी आबादी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर इन्हें ना रोका गया तो ये ना जाने क्या नई चुनौती ले आएंगे। जहां एक और तंत्रा अंबा के साथ अब इस नई चुनौती से घाटीपुर को बचाने की कोशिश में लग गई थी, वहीं दूसरी ओर चंदा के कदमों ने घाटीपुर के महल में रह रहे अनुभव के सामने ढेर सारे सवालों की दीवारें खड़ी कर दी थी। आखिर कोई बहन अपने ही भाई के महल की तलाशी क्यों लेगी? अभी उसके जहन में ये सवाल आया ही था कि उसके साथी सेवक ने उसे बताया, आज से महल के कानून थोड़े और सख्त हो जाएंगे। अपने साथी की बात सुनकर अनुभव ने सवाल किया, लेकिन वो क्यों? अभी भी तो सख्ती है। आज से राजा जी की बहन भी महल में रहेंगी। उनके होते हुए कोई भी काम चोरी नहीं चलेगी। पहरे बढ़ा दिए जाएंगे। अनुभव की बात का जवाब अभी उसके साथी ने दिया ही था कि अचानक महल के आसपास अजीब सी हलचल मचने लगी और इस हलचल के बीच से चंदा आगे की ओर आई। उसने अनुभव की ओर देखा और बोली, आज से तुम मेरे निजी सेवक के रूप में काम करोगे। चंदा के सामने जहां एक ओर सभी सेवकों के कंधे झुके हुए थे, वहीं दूसरी ओर अनुभव के चेहरे पर सवालों की लकीरें साफ देखने को मिल रही थी। अपनी बात कहते ही अभी चंदा ने अपने कदम पीछे की ओर लिए ही थे कि अचानक महल के चारों ओर ढेर सारे जानवरों की आवाजें आने लगी। क्या इनके पीछे चंदा का हाथ था या महल में आने वाली किसी नई मुसीबत की दस्तक थी ये? महाराज वीर सिंह ने जैसे ही विचित्र पशुओं की आवाज सुनी, वो भागता हुआ महल के प्रांगण में पहुंचा। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सैनिक इधर से उधर भाग रहे थे। वीर सिंह ने कड़कती आवाज में पूछा, सैनिकों, ये क्या हंगामा है? ऐसा लगता है कि जंगली जानवरों का समूह यहाँ घुसा चला आ रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। खबरदार रहो। तभी राजकुमारी चंदा भी वहीं आ पहुंची। जानवरों के गरजने की आवाजें महल के बाहर से आ रही थी। 100 सैनिक महल के चारों ओर फैल गए। राजा वीर सिंह भी महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ चला। उसकी देखा देखी चंदा भी ठीक उसके पीछे पीछे बाहर चल पड़ी। मीरा को आभास हो चुका था कि हो ना हो ये वत्सल बाबा का काम है, क्योंकि उसकी अंगूठी की चमक बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे वो आवाजें पास आ रही थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सामने गुस्से से लाल हुआ वत्सल बाबा महल की ओर बढ़ा चला आ रहा था। सैनिकों में इतना साहस नहीं था कि वो उसको रोक पाते, लेकिन ये क्या, वत्सल बाबा मुख्य द्वार की ओर जाने वाली सीढ़ियों पे चढ़ भी नहीं पा रहा था। उसके दृश्य जीव और भी दहाड़ने लगे। बाबा ने अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाकर कुछ ऐसे संकेत किया कि वो आवाजें बिल्कुल खामोश हो गईं। राजा वीर सिंह, टोने टोटके करके तू मीरा को हमारे चंगुल से बचा नहीं सकता है। वीर सिंह को भी गुस्सा आ गया। जादू मंतर करना तेरा काम है, मेरा नहीं। मीरा को तेरे हवाले नहीं कर सकता हूँ। चला जा यहाँ से, इसमें ही तेरी भलाई है। अचानक बाबा की नजर चंदा पे गई और वो उसकी ओर देखकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा और फिर हंसकर बोला, चल कोई बात नहीं वीर सिंह, ऐसा कर, तू मीरा के बदले इस लड़की को हमारे हवाले कर दे, फिर मैं चला जाऊंगा सदा सदा के लिए। वीर सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया। तू जानता भी है पाखंडी, तू क्या कह रहा है? ये मेरी बहन चंदा है। दोबारा ऐसी बात की तो तेरा सर काट के रख दूंगा।
वत्सल बाबा समझ चुका था कि राजा वीर सिंह उसकी धमकी से अब डरने वाला भी नहीं था और उसकी भी मजबूरी थी कि वो राजा वीर सिंह के आसपास भी नहीं पहुंच सकता था। उसने राजा को फिर धमकाया और चलते बना। मूर्खता मत कर राजा, मुझे तो अंबा चाहिए थी। मीरा तो सिर्फ जरिया थी अंबा को यहाँ तक लाने के लिए, लेकिन अब मैं तुझसे सब कुछ छीन लूंगा, तेरी पत्नी मीरा और तेरी ये बहन चंदा भी। मीरा दरवाजे की ओर से सब कुछ देख सुन रही थी। उसे राजा वीर सिंह की जिद पे ताज्जुब हो रहा था और सबसे बड़ा ताज्जुब ये हो रहा था कि बाबा को चंदा में ऐसा क्या दिखा जो अब वो उसके पीछे पड़ गया था। वत्सल बाबा वहां से जा चुका था। राजा वीर सिंह अपने कमरे की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन चंदा ने बीच में ही राजा का रास्ता रोक लिया। चंदा की आंखों में गुस्से के साथ साथ कई सवाल थे। ये क्या हो रहा है भैया? मुझे भी कुछ बताएंगे कि ये बाबा कौन है और इसकी इतनी मजाल कैसे हुई कि वो कभी आपकी पत्नी तो कभी मुझे उसके हवाले करने की बात कर रहा था। उसकी ऐसी जुर्रत। राजा वीर सिंह की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन जवाब देना भी तो जरूरी था। ये मेरी ही अपनी गलतियों का नतीजा है। मेरे ही लालच ने इस तांत्रिक को इतनी हिम्मत दे दी है, लेकिन अब इसकी बातें मैं नहीं सुनने वाला। तुम बेफिक्र रहो। चंदा को इतनी आसानी से टाला नहीं जा सकता था। कौन सी गलती? कैसा लालच भैया? आपको सब कुछ सच सच बताना होगा। मुझे सब जानना है। राजा वीर सिंह ने चंदा के सिर पे हाथ फेरा और लंबी सांस ली। तेरी भाभी मीरा से शादी मैंने 100 बरस अपनी उम्र बढ़ाने के लिए की। हाँ, ये सच है। मीरा घाटीपुर की लड़की है। घाटीपुर का रहस्य मालूम ही है। राजा वीर सिंह ने चंदा को सारी घटना बता दी। चंदा को न जाने क्या हो गया था कि वो राजा वीर सिंह से बहस किए जा रही थी और वीर सिंह भी उतावला हुआ जा रहा था। तभी मीरा वहां आ पहुंची। मीरा ने वीर सिंह का हाथ पकड़कर शांत रहने को कहा। उसकी अंगूठी वाली उंगली से छूते ही वीर सिंह का गुस्सा बर्फ की तरह पिघल गया। वीर सिंह बिना कोई बहस किए मीरा के पीछे पीछे अपने कमरे की ओर बढ़ गया और चंदा देखती ही रह गई। अनुभव, अनुभव! नींद से जागते ही चंदा की आवाज ने पूरे महल को जगा दिया था। अपने आसपास अनुभव को ना पाते हुए जहां एक ओर चंदा उसे पुकार रही थी, वहीं दूसरी ओर अनुभव बाकी सेवकों के साथ एक बड़े से कक्ष में सो रहा था। सवेरा होने को अभी भी कुछ समय बाकी था, लेकिन तभी एक चौकीदार ने कक्ष में दस्तक दी और अनुभव को जगा दिया। इतनी सुबह किसका आदेश आया है? आंखें मलते हुए अनुभव ने सवाल किया। राजकुमारी चंदा का, उन्हीं के निजी सेवक होना। जाओ जल्दी, इससे पहले महल से निकाले जाओ। चौकीदार ने अनुभव को सचेत करते हुए कहा। चौकीदार की बात सुनते ही अनुभव तुरंत राजकुमारी चंदा के कक्ष की ओर दौड़ा। उसने जैसे ही राजकुमारी के कक्ष में कदम रखे, उसकी नजर चंदा की ओर गई, जो उसकी ओर पीठ किए खिड़की के बाहर देख रही थी। खिड़की से आती हवाओं के कारण अनुभव चंदा के उड़ते बालों को देख सकता था। उसकी निगाहें ना चाहते हुए भी चंदा के कोमल बदन में नक्शे बनाने लगी। अचानक चंदा को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसके सामने अनुभव खड़ा था, जो उसे एक टक लगाए देख रहा था। उसके बदन पर पड़ती रोशनी देखकर अनुभव मोहित हो गया। उसने धीरे धीरे अपने कदम अनुभव की ओर बढ़ाए और उसके करीब जाकर बोली, अगर देखने से फुर्सत मिल गई हो तो काम की बात करें। इतना कहते ही उसने अपना रुमाल अनुभव की ओर बढ़ाया और अपनी बात जारी करते हुए कहा, पसीना पोंछ लो, अभी पूरा दिन मेरे आगे पीछे दौड़ना बाकी है। इतना कहते ही चंदा ने अपने कक्ष से बाहर कदम रखा। उसके जाते ही जब अनुभव ने उसके दिए हुए रुमाल को मेज पर रखा, एक मीठी सी खुशबू ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये खुशबू चंदा के दिए हुए रुमाल से आ रही थी। उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अनुभव चंदा के बताए काम में व्यस्त हो गया। वहीं दूसरी ओर मीरा ने अपनी सारी रात जाग कर बिताई थी। आखिर खुद के ही अपराधी के साथ वो कैसे सो सकती थी? मां से दूर रहकर महल में रहना
उसके लिए एक चुनौती तो थी ही, लेकिन इस पर भी अपने ही गुनहगारों के इर्द गिर्द रहना मीरा के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। जब रात भर सारा महल सो रहा था, तब भी मीरा जाग रही थी और अपनी माँ अम्बा के उस राज की खोजबीन कर रही थी जिसके लिए वो महल में आई थी। धीरे धीरे महल के गुप्त द्वार से होते हुए उसने एक ही रात में ऐसे कोने छान लिए थे जिनकी भनक शायद ही महल में किसी को होती। हालांकि उसके हाथों कोई सुराग नहीं लगा, लेकिन उसके कानों को एक विचित्र आवाज जरूर सुनाई थी, जिसका पीछा करते करते जब वो अंधेरे कोने में पहुंची तो उसे वहां एक बड़ी दीवार खड़ी दिखी। चांद के ओझल होते होते वो राजा वीर सिंह के कक्ष में आकर एक कोने में बैठ गई ताकि वो सबसे पहले अपनी शर्त रख सके। नींद में राजा वीर सिंह ने जैसे ही करवट बदली, उसकी आंखों में मीरा की धुंधली छवि दिखी। आंखों को मसलते हुए उसने ध्यान से मीरा की ओर देखा, जो चांद को ओझल होता हुआ देख रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या सारी रात चांद ही निहारती रही? मीरा ने अभी राजा वीर सिंह को जवाब देने के लिए उसकी ओर देखा ही था कि राजा वीर सिंह ने मीरा के चेहरे पर गिर रहे सूरज के पहले प्रकाश को देखा। हाँ, इस महल में मारे सोने के लिए जगह ना है, इसलिए मैं अकेले ही बैठी थी। मीरा का जवाब सुनते ही राजा वीर सिंह ने उससे सवाल किया, क्या अपने पति का कक्ष तुम्हारे लिए काफी नहीं? राजा वीर सिंह की बात सुनकर मीरा स्तब्ध रह गई, लेकिन राजा वीर सिंह के सामने खुद को कमजोर दिखाना सही नहीं था। उसने जवाब दिया, हमारे लिए नए रिश्तों को समय देना जरूरी है, इसलिए मैं ना चाहूं कि मारे से किसी भी तरह की जल्दबाजी हो। मीरा के जवाब ने राजा वीर सिंह को उसकी मासूमियत देखने पर मजबूर कर दिया था। उसने मीरा से सवाल किया, तो क्या चाहती हो तुम? मारे को खुद के लिए एक कमरा चाहिए जहां मैं सो सकूं। मीरा ने राजा वीर सिंह की बातों का झटपट जवाब दिया। ये सुबह का प्रकाश था या मीरा की मासूमियत, राजा वीर सिंह मीरा की बात मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी होने के नाते तेरा ये कक्ष इसी कक्ष का भाग करके बनेगा। जिस आदमी से वो दूर रहना चाहती थी, उसकी शर्त के सामने मीरा झुक गई। पूरी रात जागने के बाद मीरा के चेहरे से उसकी थकान साफ झलक रही थी। उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए राजा वीर सिंह अपने कक्ष से बगीचे की ओर बढ़ा, जहां उसकी मुलाकात राजकुमारी चंदा से हुई। तुम्हारी सवेरे जागने की आदत अभी तक बदली नहीं? राजा वीर सिंह ने चंदा को आवाज देते हुए कहा। उसकी बातों का मुस्कुराते हुए चंदा ने जवाब दिया, हाँ, कुछ आदतें तो आपसे ही सीखी हैं। आखिर आपने ही तो मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। चंदा की बातों ने सवेरे ही राजा वीर सिंह को विचलित कर दिया। उसकी आंखों के सामने अतीत के कुछ ऐसे पन्ने आए जिन्हें वो याद नहीं रखना चाहता था। उसने चंदा से नजरें चुराते हुए कहा, सुना है उस लड़के को तुमने अपने सेवक के रूप में रख लिया है? निजी सेवक? हाँ, अनुभव को मैंने अपना निजी सेवक बनाया है। क्यों, आपको कोई शिकायत है? चंदा ने राजा वीर सिंह की ओर देखते हुए कहा, नहीं, शिकायत तो नहीं है, लेकिन वो अभी नया है, ऐसे किसी पर भी भरोसा करना सही नहीं है। राजा वीर सिंह ने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा। राजा वीर सिंह की बात सुनकर चंदा ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, लेकिन इस महल के लिए तो वो नया नहीं है। आपसे तो पहले भी उसका सामना हो चुका है। अब आपने भर्ती किया है तो जरूर कुछ सोच समझकर ही किया होगा। चंदा की बातों ने राजा वीर सिंह को ये यकीन दिला दिया कि चंदा से महल के कोई भी राज छिपे नहीं थे, लेकिन उसकी मौजूदगी भी राजा वीर सिंह के लिए कोई परेशानी का कारण नहीं थी, क्योंकि चंदा के दिमाग में क्या चल रहा था इसके बारे में अभी भी महल में कोई कुछ नहीं जानता था। चंदा की बातें सुनकर राजा वीर सिंह ने अपने कदम महल की ओर बढ़ाए और चंदा अपने भाई को महल की ओर जाते हुए देखती रही। सूरज के प्रकाश ने घाटीपुर के जंगलों तक दस्तक दे दी थी। चारों तरफ महकती हवा के बीच एक ऐसी आहट मौजूद थी जिसने जंगल में एक ऐसी सुगंध फैला दी थी जो किसी को भी वशीभूत कर सकती थी। वत्सल बाबा के हवन की अग्नि शांत हो गई थी, लेकिन उसकी राख
मिट्टी में एक अजीब सी शक्ल बना रही थी। अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया। अभी तक चहचहाती चिड़िया अचानक शांत हो गई थी और जानवरों की शोर मचाती आवाजें खामोश हो गई थी। इस सारे चित्रण को साफ साफ तंत्र नगर में तंत्रा देख पा रही थी। ध्यान में बैठी तंत्रा मीरा के कारण विचलित हो रही थी। अंबा ने उसका ध्यान तोड़ते हुए कहा, सब ठीक तो है ना? हमारी मीरा ठीक तो है ना? तंत्रा ने अंबा की ओर देखते हुए जवाब दिया, कुछ ठीक ना है। जंगल में कोई आने वाला है, लेकिन कौन, इसका पता नहीं चल पा रहा है। तंत्रा की बातों ने अंबा को परेशान कर दिया। उसे अभी भी मीरा की याद सताई जा रही थी। कहीं मारे से कोई गलती तो ना हो गई है? हमारी बच्ची कहीं किसी मुसीबत में तो ना पड़ जाएगी? अपनी चिंता तंत्रा से कहा। तंत्रा ने अंबा का हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया, मीरा अकेली ना है, उसके पास उसकी अंगूठी है। और वो हंसली? अंबा ने तुरंत सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए तंत्रा बोली, वो समय रहते काम आएगी। तंत्रा ने मीरा की हंसली की शक्तियों को उसकी अंगूठी में बांध तो दिया था, लेकिन उस हंसली की चमक अभी भी पूरी तरह से गई नहीं थी। वत्सल बाबा को चंदा में ऐसा क्या दिखा जो उसने अपना मकसद बदल दिया? आखिर मीरा कब तक सुरक्षित रह पाएगी? लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।